बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज कौमी असम्बली का इजलास हुआ जी, और अदम एतमाद की तहरीक एजेंडे पर तो थी लेकिन टेकअप नहीं की गई। और शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि स्पीकर साहब ने बात सुनना तो दूर की बात, मेरी तरफ देखना भी गवारा नहीं किया। तो ये जो एक शुबा ज़ाहिर किया जा रहा था कि शायद स्पीकर साहब गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दें इस इजलास को, ऐसा तो नहीं हुआ। पीर को दोबारा इजलास होगा। अब देखते हैं कि पीर के दिन शहबाज शरीफ साहब कहते हैं अगर कोई धांधली हुई तो फिर हम फैसला करेंगे कि हमने आगे की क्या स्ट्रेटजी अपनानी है, क्योंकि आज जो हुआ वो तो पार्लिमानी रवायात के मुताबिक ही हुआ। तो पीर को क्या होगा, सबसे बुनियादी सवाल तो यही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अगर नंबर्स पूरे हैं, लोग उनके साथ हैं जिसका वो दावा करते हैं, और नाराज़ लोग भी कह रहे हैं उनके साथ राब्ते में हैं, तो फिर क्या वाकई वो डिले करना चाहेंगे सारे प्रोसेस को? जो कोर्ट से रुजू किया गया 63A के मामले पे, उस पर भी अपोजिशन ये इल्ज़ाम लगा रही है कि हुकूमत लटकाना चाहती है इस मामले को, और इस तशरीह की ज़रूरत नहीं थी। इस मामले पर कोई अभाम नहीं है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये अभाम पैदा कर रही है। तो कुछ ये इल्ज़ामात हैं। दूसरी जानब शेख रशीद साहब कहते हैं जी कि हमारे बंदे अगर अपोजिशन के पास हैं तो उनके बंदे भी हमारे पास हैं। तो क्या ये वो सरप्राइज़ है जिसके हवाले से खान साहब बार बार दावा करते हैं, और 27 के जलसे को इतनी अहमियत क्यों दी जा रही है? खान साहब क्या ऐलानात कर सकते हैं? खान साहब के पास कौन सा ट्रम्प कार्ड है? और शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि हम हुकूमत को सरप्राइजेज़ देंगे, खान साहब के पास कोई सरप्राइज़ है नहीं। अब ये सारा मामला कैसे आगे बढ़ेगा? फवाद चौधरी साहब ने ये दावा किया जी कि जो नाराज़ अरकान हैं वो हमारे साथ राब्ते में हैं। कौन राब्ते में है? जब हम बात करते हैं अपने ज़राए से तो वो कहते हैं कि अभी तक उन नाराज़ अरकान में से कोई भी वापस हुकूमत में नहीं आया। अभी तक इत्तेहादियों ने भी कोई फ़ैसला नहीं किया। इत्तेहादी किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? ज़रा ये दावा करते हैं कि OIC का इंतज़ार था, और इत्तेहादी किसी भी वक्त अपोजिशन के साथ शामिल हो सकते हैं, उनके मामला तय पा चुके हैं। लेकिन हुकूमत कॉन्फिडेंट है। हुकूमत कहती है इत्तेहादी अब तक हमारे साथ मौजूद हैं, और अगर इत्तेहादी उनका साथ छोड़ जाते हैं तो फिर क्या हिकमत अमली होगी? क्या लीगल ऑप्शंस मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास? क्या सियासी ऑप्शंस मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के पास? और हुकूमत इस वक्त क्या सोच रही है? क्या हुकूमत वाकई ख़तरे में है? अपोजिशन की जो पूरी तहरीक है, जिस तरीके से लॉन्ग मार्च यहाँ पर आ रहा है, हुकूमत उसको कैसे हैंडल करने का प्लान रखती है? क्या स्ट्रेटजीज़ हैं? इस सारे सियासी माहौल, इन तमाम अहम सवालात के ऊपर आज हम बात करेंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शफ़क़त महमूद साहब, वफाकी वज़ीर हैं तालीम के, पेशा वराना तरबियत और नेशनल हेरिटेज के, और पंजाब के और पंजाब के सदर भी हैं। तो शफ़क़त साहब, हम आज आपकी मिनिस्ट्री के इस अच्छे खूबसूरत वाले डिपार्टमेंट में, लेकिन पॉलिटिकल हालात क्योंकि ऐसे हैं, अदम एतमाद क्या चांसेस हैं? देखिए, इनका जो अदम एतमाद इन्होंने जमा कराया था, उसके पीछे दो चीज़ें थी इनके जहन में। नंबर्स गेम की बात कर रहा हूँ। एक, इनका ये ख्याल था कि जो हमारी इत्तेहादी जमातें हैं वो उनके साथ मिल जाएंगी, और दूसरा ये इनका ख्याल था कि 15 से 10-15 लोग जो हमारी पार्टी के हैं उनको ये तोड़ के अपने साथ ले जाएंगे। तो ये तो नंबर्स गेम थी। इत्तेहादियों ने अभी तक हमारे साथ हैं। उन्होंने कोई ऐसा ऐलान नहीं किया कि वो तहरीक इंसाफ के साथ नहीं है, तो हम क्यों तसव्वुर करें कि जी वो हमारे साथ नहीं है? बिल्कुल हमारे साथ हैं। और जहाँ तक 10-12 लोगों की बात है, वो उनमें से कई लोग जो हैं वो हमारे साथ इन टच हैं, और कुछ लोग वापस भी आ गए हैं, और कुछ लोग वापस आ रहे हैं। कौन आया वापस? तो बता रहा हूँ ना आपको, अभी सारी तफसीलात जो हैं उनमें जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन और बाकी जो है उनके साथ हम इन टच भी हैं। तो इसलिए ये जो इनकी ख्वाहिश है ना कि अदम एतमाद जो है इस बुनियाद पे हो जाएगा, मुझे तो होता नज़र नहीं आ रहा। आप पार्टी के सीनियर और तरीन सियासतदान हैं। दूसरी बात मैं आपको एक और कर दूं कि ये क्यों चाहते हैं अदम एतमाद। इसलिए कि शहबाज शरीफ पे तो ओपन एंड शट केस है, वो तो चंद दिनों में उस पर फ़र्द जुर्म आयद होकर उस पर फ़ैसला होने वाला था। इसी तरह जरदारी के जो केसेस हैं वो भी मचोर होने वाले हैं। सो ये इनका बेसिक प्रॉब्लम ये है कि ये जो गिरफ्त आने वाली है उससे कैसे बचें, तो इसलिए किया है। मैं केसेस की तरफ आऊँगी, लेकिन उससे पहले, क्योंकि आपने सारी ज़िंदगी ज़ाहिर है सियासत में ही अब गुजार दी, तो सियासत में इत्तेहादियों के ऊपर कितना रिलायंस, MQM जैसे इत्तेहादियों के ऊपर, काफ लीग जैसे इत्तेहादियों के ऊपर, जो पहले भी बहुत सारी हुकूमतों में आते जाते रहे, कितनी आपको उनके ऊपर कितने कॉन्फिडेंट हैं आप? देखिए, पार्लिमानी जमहूरियत जो है उसके अंदर
बहुत दफ़ा आपको मुख्तलिफ़ ममालिक में कोलिशन नज़र आएगी, और वो कोलिशन इसलिए होती है कि किसी एक पार्टी के ऊपर वाज़ेह अक्सरियत उनके पास नहीं होती। तो ये कोई अनहोनी बात नहीं है, होती रहती है। और मफादात जब इकट्ठे हो जाएं तो सियासी जमातें इकट्ठी हो जाती हैं, और नून लीग के हमारे मफादात क्योंकि हमारे कभी इकट्ठे हो नहीं सकते, पीपल्स पार्टी के साथ हो नहीं सकते कि उनका उनका तो मफाद लूट मार है और हमारा वो है नहीं। तो लेकिन PMLQ और जो हमारे बाकी इत्तेहादी हैं उनके साथ हमारा नज़रिया भी मिलता है, और हमारा वो चाहते थे कि वो हमारे साथी बने। लेकिन वो खुश नहीं है, बरमला इजहार कर चुके हैं। देखें तंजीला, मसला ये है कि कहीं भी फैमिली में भी लोग खुश नहीं होते, दोस्तों में भी रंजिश हो जाती है, मियाँ बीवी में रंजिश हो जाती है, ये ज़िंदगी का एक हिस्सा है। तो इसलिए किसी बात पे अगर नाराज़ हैं तो हम उनको बिल्कुल उनकी नाराज़गी दूर करेंगे। लेकिन मैं जैसे कह रहा हूँ आपको कि आज तक उन्होंने कभी नहीं कहा कि वो हमें छोड़ के जा रहे हैं, मतलब आज तक वो आपके साथ हैं और इंशाल्लाह साथ रहेंगे। अच्छा, इस एतमाद की वजह क्या है? क्योंकि एक माहौल बन गया ना, अपोजिशन ने देखिए कहा हमारे पास अगर 12 बंदे हैं, आपके 12 बंदे सामने भी आ गए कि वो हैं उनके पास। अब आप कह रहे हैं वापस आएंगे, वो आएंगे, पता चलेगा देखिए क्या। अगर मैं सियासी तर्जिया करूँ तो वो एक लंबी बात हो जाएगी, लेकिन मैं इतना आपको कह सकता हूँ कि MQM के और पीपल्स पार्टी के मफादात कभी इकट्ठे नहीं हो सकते, और PMLQ और PMLN के मफादात भी कभी इकट्ठे नहीं हो सकते। और मेरा ख़्याल है कि उनके तहरीक इंसाफ और इमरान खान का साहब का जो एजेंडा है उस पर वो हमारे साथ आएँ और उसमें वो हमारे साथ रह सकते। पीपल्स पार्टी और MQM, जाहिर है MQM का इंटरेस्ट है सूबे में, सूबे में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, उनके मामलात भी तय हो जाएंगे, ये दावा किया जा रहा है दोनों जानिब से ही। मतलब MQM नहीं कह रही कि हमारी, वो कह रहे हैं हमारी हुकूमत के साथ भी बात हो रही है, लेकिन आप उनको क्या ऑफ़र कर सकते हैं? देखिए हुकूमत तो पीपल्स पार्टी की है, लेकिन जिस तरह पीपल्स पार्टी ने कराची के शहर को ना इग्नोर करना तो नहीं बल्कि उस पर जुल्म और जबर किया है, और वहाँ पे कोई ढिले का काम नहीं कराया। कराची के अवाम की जिस तरह तबाही और बर्बादी में 13-15 साल से ये हुकूमत कर रहे हैं, इनका एक बहुत बड़ा हाथ है। तो कोई भी सियासी जमात जो कि कराची और कराची के अवाम की ख्वाहिशात का ख्याल रखती है वो इनके साथ कैसे जा सकती है। आप कह रहे हैं धादी भी आपके साथ हैं, आपके लोग भी वापस आ जाएंगे। इनवर्स के सिनेरियो अगर नहीं वापस आते, उसके बाद भी कोई इमरान खान साहब के पास कार्ड है? वो कहते हैं मेरे पास। देखिए अब हम पहले ऑपोजिशन में थे, फिर गवर्नमेंट में आए। अगर अगर ऐसे हालात, जो कि मेरा ख्याल है नहीं होंगे, लेकिन अगर होते हैं तो हमें क्या डर है ऑपोजिशन में जाने का। हमने कोई लूट मार की है, हमने कोई बदमाशियाँ की हैं, हमने कोई इस मुल्क के अवाम के साथ कोई जुल्म किया है, कोई जबर किया है, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। हमारी ज़िंदगी में कौन सा ऐसा फ़र्क पड़ जाएगा कि हाँ, एक फ़र्क पड़ेगा, और वो ये है कि जो हमारा एजेंडा है, जो पाकिस्तान की बेहतरी का एजेंडा है, पाकिस्तान के अवाम के लिए जो हम चीज़ें करना चाहते हैं, उसमें कुछ कमी आएगी। लेकिन अदरवाइज़ हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं फिर आपसे कहता हूँ, हम कहीं नहीं जा रहे, हम इधर ही हैं, और 1.5 साल के बाद इंतखाब कराएंगे। 1.5 साल बाद इंतखाबात होंगे। हाँ जी। अच्छा शफकत साहब, शेख रशीद साहब ने कई दफ़ा दावा किया कि अपोजिशन के लोग भी हमारे साथ राब्ते में हैं। वो कहते हैं हमारे बंदे उनके पास हैं, उनके बंदे हमारे पास हैं। जो आपके बंदे उनके पास हैं, आप कहते हैं वो तो ज़मीर फरोश हैं। क्या उनके बंदे हैं पहले आपके पास वाकई? मुझे इल्म नहीं है, लेकिन लोग कांटेक्ट तो करते रहते हैं। और आप सियासी जो अब सियासी ग्रुप आपका है जो खान साहब के साथ रोज़ इस सिचुएशन पे मिलता है, यूर पार्ट ऑफ दैट, कैसे हो सकता है कि आपको इल्म ना नहीं, हो? मुझे इल्म नहीं है। और लेकिन हम समझते हैं कि जो लोग हमें छोड़ के गए हैं या जिन्होंने कहा है कि हमें छोड़ेंगे, उनमें 2 कैटेगरीज़ हैं। एक कैटेगरी तो वो है जिन्होंने अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से पैसे के लिए गए हैं, वो तो नहीं आएंगे वापस। लेकिन कुछ ऐसे भी गए हमारे से छोड़ के हमें, जो हमारे से नाराज़ हैं किसी वजह से, और जो नाराज़ हैं उनको मनाने की कोशिश करेंगे हम। तो आपने कुछ लोगों से ये ज़राए कोट कर रहे थे कि आप लोगों ने फैसला किया कि इनसे रब्ता नहीं करना, तो ऐसे भी कुछ लोग हैं इस ग्रुप में जिनसे रब्ता नहीं करना वो हैं जिन्होंने पैसे लिए हुए हैं, और जिनसे रब्ता करना है वो हैं जो किसी वजह से नाराज़ हैं, उनको राज़ी करना है। आप अदालत में ले गए 63A का मामला,
बहुत सारे आइनी माहिरीन कहते हैं, हम आइन की बहुत तशरीह में बात नहीं कर रहे, लेकिन वो कहते हैं कि अभाम नहीं है, पीटीआई बस क्रिएट करना चाह रही है अभाम। देखें 63A जो है ना, एक तो ये जो माहिरीन है ना, माहिरीन कोई न्यूट्रल माहिरीन नहीं है, हर किसी का कोई ना कोई, और ज़्यादातर माहिरीन जो आप जिसका जिक्र कर रही हैं वो हमारे ख़िलाफ़ हैं तो इसलिए उनको तो इसमें कोई वो, लेकिन हमने अदालत को सिर्फ एक लीगल क्वेश्चन नहीं पोज़ किया, हमने अदालत को एक मॉरल क्वेश्चन पोज़ किया कि एक जमहूरियत में जहाँ लोग एक पार्टी के वोट लेके आते हैं और उनके ऊपर अदरवाइज़ कोई कैद नहीं है कि वो उस वोट जिस तरह मर्ज़ी करें, लेकिन चंद मामलात में जिसमें हुकूमत की वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का मामला जो है या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मामला है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, और अगर उसका तदारुक नहीं होता तो ये फिर जो बंदर बांट है, ये जो हॉर्स ट्रेडिंग है, ये चलती रहेगी। तो एक मॉरल क्वेश्चन है जो कि हमने सुप्रीम कोर्ट, आपने संजरानी साहब के इलेक्शन के ऊपर ये मॉरल क्वेश्चन नहीं रेज किया, वाई? देखिए मॉरल क्वेश्चन संजरानी साहब के केस में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाला इशू नहीं था, वो एक इलेक्शन ऑफ द चेयरमैन था ना, और उनके अपने संजरानी साहब के बड़े करीबी तल्लुकात हैं लोगों से। अगर आप संजरानी साहब को अगर मिली हैं तो बड़े हरदलीज़ शख्सियत हैं, उन्होंने एक अपना ज़ाती वोट बैंक भी बनाया हुआ था सेनेट में, तो इसलिए उनका केस वो डिफरेंट है, लेकिन ये तो एक बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड। यूसुफ रज़ा गिलानी ने भी बनाए होंगे लोग जिन्होंने उनको इलेक्ट कर दिया। यूसुफ रज़ा गिलानी का केस तो जरदारी ने फिर वही अपना लूटा हुआ पैसा बिखेरा थोड़ा सा, और उससे उसको कामयाबी हुई, उसमें तो मुझे कोई डाउट नहीं है कि वो वोट ख़रीदे गए और लोगों ने अपना ज़मीर बेचा। जो आपके पास आए वो ताल्लुकात पे आते हैं, जो उनके पास जाएं पैसों पे, आपको नहीं लगता थोड़ा सा रिजिड ये पोजीशन आप लोगों ने, पीटीआई ने ली हुई है? लेकिन जो हमसे अपने कोई ऐसी दलील देता है कि जी मुझे ये एक नाराज़गी थी, तो वो अगर दलील इस काबिल हो कि उसको पसीराई बख्शी जाए तो फिर तो ठीक है, लेकिन दलील ही कोई ना हो। मसलन एक रिज़र्व सीट है, एक खातून को हम रिज़र्व सीट पे एमएनए बनाते हैं, ठीक है जी, जिसका कोई चांस नहीं है एमएनए बनने का, सिवाय इसके कि पार्टी ने उसको रिज़र्व सीट पे एमएनए बना दिया। पार्टी में उसने कुछ फिर किया होगा नहीं, उसको फिर पार्टी जो है वो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी भी बना देती है या कोई और ओहदा भी दे देती है, और उसकी इज़्ज़त कदर भी करती है, और वो छोड़ जाए तो ये कहाँ की अखलाकियात है? मतलब ये तो देखे ना, आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि जो इलेक्शन लड़के आता है वो आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि जी हाँ उसके पार्टी का वोट भी है लेकिन उसका ज़ाती वोट भी है, लेकिन ये जो रिजर्व सीट वाले हैं इनकी कोई सियासी सोच वो नहीं आप लोग कंसिडर करते? जस्ट एक फेवर है कि ये सीट उनको दी? बिल्कुल फेवर है। ये और बात है कि उसमें से कुछ लोग हैं नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशन में जो कोटा बना था फेवर के लिए तो नहीं बना। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि मेहनत करते हैं, काम करते हैं, वो काम तो बहुत लोग करते हैं, पर उनमें से आपने चूज़ किया कि ए होगा बी नहीं होगा, काम तो हज़ारों लोग कर रहे हैं, तो जिसको आपने चूज़ किया वो एक बहुत बड़ी फेवर है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दिया, और फिर वो कहते हैं, और फिर अगर वो ये कहते हैं कि जी हमें बड़ी हमारे से जाती हुई, तो फिर उनको शर्म आनी चाहिए। ब्रेक ले लूँ। एक सरप्राइज़ जिसकी बात खान साहब बार बार करते हैं उसके बारे में बहुत सारा तासुर है, एक तासुर ये भी है कि शायद खान साहब इस्तीफ़ा दे सकते हैं। मैं वापस आके पूछूंगी जी, एक ब्रेक लेते हैं। शफकत महमूद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा वफाकी वज़ीर हमारे साथ मौजूद हैं, वापस आते ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू न्यूज़ टुडे। शफकत महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शफकत साहब, सरप्राइज़ क्या है खान साहब के पास? सोशल मीडिया पे जब भी आप ये बात कहते हैं तो लोग कहते हैं जी कि वो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल आइनी बहरान पैदा कर सकते हैं, उनके पास कोई ऐसे कार्ड्स भी हैं, वो इस्तीफ़ा दे सकते हैं, वो कुछ ऐसी अनाउंसमेंट कर सकते हैं। क्या कभी ये बातचीत हुई? ये तो क्या स्पेकुलेशन है कि इस्तीफ़ा दे सकते, क्यों इस्तीफ़ा दें वो? लेकिन सरप्राइज़ अगर पता हो, मुझे तो सरप्राइज़ तो नहीं रहती ना, तो इसलिए वो सरप्राइज़ है उनका, उन्हीं को पता है। लेकिन ये स्पेकुलेशन तो मैं बिल्कुल रद्द करता हूँ कि वो इस्तीफ़ा दे देंगे या क्यों इस्तीफ़ा देंगे वो?
पाकिस्तान के अवाम उनके साथ हैं। आप 27 तारीख को देखेंगे क्या होता है। मैं 27 की तरफ यार थी, हुकूमत को जलसा करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? ये जो आपने शो ऑफ पावर करना है, ये आप किसके लिए कर रहे हैं? अवाम के लिए कर रहे हैं, अपोजिशन के लिए कर रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट को दिखाने के लिए? एक तो हम सियासी जमात हैं, हम करते रहते हैं। सियासी जमातों के लिए कोई अनहोनी आप बात, हुकूमत में है। हुकूमत नहीं, हम फिर भी सियासी जमात हैं, इसमें कोई अनहोनी बात नहीं है। दूसरा ये है कि ये जो इन्होंने प्रोपेगेंडा शुरू किया हुआ था नून लीग ने और ये सारे पाकिस्तान डकैत मूवमेंट ने जो प्रोपेगेंडा शुरू किया हुआ था कि जी इनके तो अब अवाम जो है उनके ख़िलाफ़ हो गई है, उनके ये है, तो उनको नज़र आएगा कि अवाम क्या है। और हमारे कुछ लोग जो हैं जो घबराए हुए थे, जिनके कुछ हौसले को पस्त, तो उनको भी नज़र आया कि अवाम हमारे हैं साथ। कुछ घबराए हुए लोग? नहीं, लोग इसलिए नहीं कि वो आप हमारे से खुदा ना खास्ता अलग हैं, लेकिन एक कैफियत होती है ना कि आप कहते हैं कि जी परेशान हैं कि पता नहीं क्या होगा ये वो। तो ये पाकिस्तान डकैत मूवमेंट कभी कामयाब नहीं होगी। अगर इत्तेहादी आपका साथ छोड़ जाएं फिर क्या ऑप्शंस होंगे? आप लोग ज़ाहिर स्ट्रेटजीज पे पर ये आजकल तो मफरूज़े हैं ना कि जी अगर वो छोड़ जाएं, अगर कल ज़लज़ला आ जाए, अगर इस वक्त कोई जालाबारी शुरू हो जाए, तो मफरूज़े हैं, मफरूज़े के जवाब नहीं दिया करते। इत्तेहादी इससे पहले माजी में लोगों को छोड़ के जाते रहे, आपको भी कई दफ़ा उन्होंने छोड़ा है, नाराज़ हुए, राज़ी हुए, मैं इसलिए पूछ रही हूँ। इत्तेहादी, अगर इत्तेहादी नाराज़ हो गए, भाई अगर नाराज़ हो गए तो उनको राज़ी कर लेंगे। अच्छा, मतलब आपने हर तरह की स्ट्रेटजी सोची हुई है कि नहीं, हमने- राज़ी कर लेंगे ना हम, क्योंकि उनके साथ हमारी नज़रिया मिलता है, तो उनको राज़ी करने में हमें कोई आर नहीं है। क्या आप लोग वाकई ये सोच विचार कर रहे हैं कि कौमी असम्बली के इजलास को और अदम एतमाद के मामले को लटकाया जाए और वोट ही ना होने दिया बिल्कुल जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो कि किया गया है उसमें कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात नहीं है जो स्पीकर ने किया है। अगर आप आर्टिकल 254 देखें तो आपको पता लग जाएगा, उसमें कुछ भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। आप लोग करवाएंगे वोटिंग 28 बिल्कुल कराएंगे, क्यों नहीं कराएंगे। कब तक आप समझते हैं वोट हो सकता वो है? इसका फैसला स्पीकर ने करना है। मेरा ख्याल है कि वो उसकी वो मुझे उसका एग्जैक्ट डिटेल नहीं पता, 3 से 7 दिन शायद। लेकिन वो अब अगले दिन जब शायद 28 को हम मीट कर रहे हैं, तो उस दिन वो अपना मोशन मूव करेंगे। उसके बाद जो भी प्रोसीजर है। क्या आप लोग कोर्ट के बहाने इसको डिले करना चाहेंगे या बिल्कुल नहीं, बिल्कुल अगर नहीं। तशरीह अब वहाँ तो से नहीं आती? देखें जी, अगर कोर्ट किसी वजह से कोई चीज़ रोक देता है तो हमें नहीं पता, लेकिन अदरवाइज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस फॉलो होगा। मतलब आपको लीगल टीम ने कोई तो ब्रीफिंग दी होगी, आप समझते हैं कि डिले मैंने फिर कहूँगा, हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस को फॉलो करेंगे, मुकम्मल तौर पे? हमेशा करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो ना करना तो ट्रीजन है। नहीं, लेकिन आप इतने सारे ऑर्डिनेंसेस और सारी चीज़ें नहीं, करते ये हैं तो ना। कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ तो नहीं है। ऑर्डिनेंस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, बाय द वे। आई नो, तो इसलिए अगर लेकिन उसका एक प्रोसीजर भी है ना उसमें। प्रोसीजर कोई भी नहीं है। असेंबली जब सेशन में नहीं है तो गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस जारी कर सकती है। एक तासुर, जो दूसरा तासुर है, एक तासुर तो आपने सरप्राइज़ के हवाले से, वो है कि इस्टेब्लिशमेंट आपसे नाराज़ है और आपके जमात के और ख़ान साहब के मामलात वहाँ पे तय नहीं हो पा रहे। खामखा की स्पेकुलेशन है, ऐसी कोई बात नहीं। मामलात बिल्कुल ठीक है बिल्कुल ठीक है। और जो न्यूट्रल होने का दावा कर रहे हैं अपोजिशन लीडर्स, वो ऑपोजिशन लीडर तो हर किस्म का दावा करेंगे, क्योंकि उनका असल चोरी बचाओ मुहिम है। उसके लिए जो भी कुछ करना है वो करेंगे, क्योंकि उन्होंने तो मतलब है कि मकसूद चपड़ासी के अकाउंट में अगर 4-5 अरब रुपया निकलता है तो मैं आपसे पूछता हूँ कहाँ से आया। और वो जो उनके बाकी मुलाजमीन के साथ, ये तो चोरी डाका खुले आम लूटा है पाकिस्तान को इन्होंने। कुछ शर्म आनी चाहिए, बोलते पता नहीं कैसे हैं ये। मैं तो हैरान हूँ कि इनके अंदर हिम्मत कैसे होती है बात करने की, क्योंकि ये ढीठ पने की आखिरी हद है। आपने कोई साबित नहीं किया ना केस। मैंने पहले सेगमेंट में कहा था कि केसेस के ऊपर बात करें, तो ज़ाहिर है आपको भी पता है कि जब तक कोई कन्विक्ट नहीं होता वो इनोसेंट ठीक होता है, वो एक टेक्निकल बात आप सही कर रही हैं, लेकिन बात ये है कि दो चीज़ें मैं कहूँगा। एक तो आपको भी अपने मन में पता है कि इन्होंने चोरी डाके किए हैं, आपको भी पता है, सबको पता है। मुझे नहीं पता। नहीं, आपको पता है, सबको पता है कि ये डकैत हैं। इसके बारे में किसी को कोई शक नहीं है। चाहे मौलाना, जिसको उर्फ़ आम लोगों ने डीज़ल का खिताब दिया है, उसको ले लें, चाहे आप शहबाज को ले लें जो मकसूद चपड़ासी का सारा सिलसिला, जरदारी तो सारी दुनिया में मशहूर है। तो ये तो डकैत लोग हैं, तो इसके बारे में तो कोई उबहम किसी लेकिन को आपकी इतनी पावरफुल नहीं। मेरी एक दूसरी बात भी जी, सुने, जी। होता ही क्या है हमारे मुल्क में, और ये कमज़ोरी है हमारे निज़ाम में, कि एक डकैत जो है वो 1 अरब रुपया खा लेता है, उसमें से वो 20, 25, 30 करोड़ रुपया एक तरफ रख देता है अपने लीगल मामलात को,
फ़ाइट करने के लिए, तो फिर वो गवर्नमेंट उसका मुकाबला नहीं कर सकती कि वो गवर्नमेंट अपने वकील को दे रही है 4 लाख 5 लाख 3 लाख और वो ले रहा है, उनका वकील 1.5 करोड़ रुपया ले रहा है, वो सारे निज़ाम के ऊपर हावी हो जाते हैं। आपने निज़ाम ठीक करना था, आप इसीलिए कर आए रहे थे। हैं, कोशिश कर रहे हैं। जो इन्होंने 30-40 साल में बिगाड़ पैदा किया है, मुझे एक चीज़ बताएं, वैसे मैं तो मीडिया पे भी हैरान हूँ कि जिन लोगों ने इस मुल्क को इस मुकाम पे पहुँचाया है 30-40 साल में, उन्हीं के ज़रिए वो समझते हैं कि बेहतरी आएगी, जिसकी वजह से तबीयत जो नासाज हुई थी। आप अपनी जमात की परफॉर्मेंस से बिल्कुल। देखिए, हमारी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है। हाईएस्ट टैक्स कलेक्शन इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, हाईएस्ट एक्सपोर्ट्स इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, highest remittances in the history of Pakistan, highest textile growth in the history of Pakistan, highest large scale manufacturing growth in the history of Pakistan। ये तो सिर्फ मैंने चंद आपको इकोनॉमिक चीज़ें बताई हैं। महंगाई इतनी ज़्यादा, महंगाई सारी दुनिया में है। अगर आप दुनिया के सारा देखें कि अमेरिका में कभी इतनी महंगाई हुई नहीं, यूरोप में कभी इतनी महंगाई हुई नहीं, कमोडिटी प्राइसेस चढ़ गई क्योंकि कोविड ने जब सारी दुनिया के मामलात को डिसरप्ट किया, उसमें ये सारा कुछ हुआ। हर कोई, आपके दोस्त, आपकी पार्टी के अंदर के लोग, आपके वो ग्रुप नाराज़, चाहे वो तरीन साहब हैं, चाहे वो अलीम साहब हैं, चाहे काफ लीग आपकी इत्तेहादी, सब बुज़दार से नाराज़ हैं। बुज़दार साहब के साथ ऐसी क्या मतलब कोई ज़िद होती है सियासत में कि नहीं? नहीं, देखें बात यह है कि हम इलेक्शन जीत के आए और खान साहब पार्टी लीडर हैं, उनका फैसला था कि उस्मान बुज़दार साहब चीफ मिनिस्टर होंगे, उनका बिल्कुल। और उन्होंने, क्या अब ये चेंज हो सकता, अब आपको लचक नज़र आती है? क्योंकि हमने कई दफ़ा ये भी, मैं स्पेकुलेशन की बात नहीं करी, ज़ाहिर ज़राए बताते हैं कि हम ये सोच रहे हैं। बुज़दार साहब ने खुद भी कहा मैं इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार हूँ, तो क्या उनकी कुर्बानी देने के लिए देखिए इस वक्त हमारा फोकस जो है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे है। जब ये मरहला गुजरेगा फिर बाकी क्वेश्चन उसके बाद देखेंगे। उससे पहले आप काफ लीग को कोई ऑफ़र नहीं करें? उस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद देखेंगे। मतलब इत्तेहादियों से अगर कोई बातचीत होगी तो वो भी उनकी ऑफर्स के ऊपर बाद में होगी? नहीं, बातचीत होगी, उनमें बड़ी चीज़ें निकल सकती हैं, लेकिन अमल दरामद जिस चीज़ का होगा वो वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस के बाद ही होगा। लेकिन चौधरी शुजात कहते हैं इसके लिए हम तैयार नहीं, हम चाहते हैं कि पहले वजारत आला वाला मामला हो, फिर हम वोट ऑफ नो। मुझे नहीं पता कि उन्होंने वजारत आला, मेरी जो 1-2 मुलाकातें मेरे सामने तो नहीं मांगी उन्होंने। अब तो पब्लिकली मीडिया पे आके कहते हैं। बहरहाल इसका फैसला वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस के बाद होगा। अच्छा, एक और ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं जी। आखिरी सेगमेंट में शफकत साहब से पूछेंगे कि इलेक्शन का ज़ाहिर है एक साल भी शुरू हो गया है, किस तरह से सोचते हैं कि आवाम के पास जाएगी पीटीआई? ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए जी। जी, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद करते हैं जी। हम बात कर रहे हैं शफकत महमूद साहब, वफाकी वज़ीर तालीम, पेशेवराना तरबियत और पीटीआई पंजाब के सदर हमारे साथ मौजूद हैं। शफकत साहब, जो फ़ैसला अब होगा ज़ाहिर है वो अदम एतमाद की वोटिंग के बाद होगा, लेकिन 27 के जलसे को पीटीआई बहुत ज़्यादा अहमियत दे रही है। इस अहमियत देने के पीछे क्या मकासद हैं? आपने कहा हम लोगों को ये बावर कराना चाहते हैं कि हम अभी भी उतने ही पॉपुलर हैं। नहीं, हम एक मेजर फोर्स हैं इस मुल्क में। आप ज़रा ये देखें, ज़रा गौर करें इस पे। नून लीग सेंट्रल पंजाब की जमात है, ठीक है, उनके कोई स्ट्रेंथ कहीं और नहीं है। पीपल्स पार्टी रूरल सिंध की जमात है, ठीक है, ANP KP की जमात है, JUI चंद सीटें इधर उधर। इस वक्त मुल्क गिर जमात कौन सी है जिसकी हर सूबे में हर जगह पजीराई है? और केपी में ग्राउंड पे आप हार गए JUI से बलदियाती इंतखाबात में। ज़िमनी इंतखाब आप सारे हारे। उनके कितने थे? ज़िमनी इंतखाब में तो फजलुर रहमान को हराया था हमने। 23 उन्होंने जीती हैं तहसीलें, 18 तहसीलें हमने जीती हैं। नून लीग कितनी है? 1। पीपल्स पार्टी कितनी है? 1। तो ये तो इलाकाई जमातें हैं। एक अगर कोई कौमी जमात इस वक्त है मुल्क में तो वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जिसने सारे सूबों के, किसी ज़माने में कहा जाता था बेनज़ीर के बारे में कि सारे सूबों की जंजीर है,
एक्चुअली सारी सूबों की जंजीर इस वक्त तहरीक इंसाफ है। बाकी तो इलाकाई रीजनल पार्टीज़ हैं, उनके मफादात हैं। नून लीग कभी पंजाब का नारा मार देती है, सिंध वाले कभी कोई नारा मार देते हैं, इसी तरह। सो स्ट्रेंथ की सिर्फ जलसे की बात नहीं है, हम एक मुल्क गिर और मुल्क की सबसे बड़ी जमात जो है वो तहरीक इंसाफ। खान साहब इतने एग्रेसिव क्यों हैं? गुस्सा किस बात का है? ही इज़ अ प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर तो सबका होता है, वो नेम कॉलिंग करते हैं। गुस्से वाली बात नहीं है, लेकिन उनका कोई ज़ाती झगड़ा किसी से नहीं है। लेकिन एक बतौर पाकिस्तानी मुझे बड़ा गुस्सा आता है जब मैं देखता हूँ मकसूद चपड़ासी के अकाउंट से 5 अरब रुपया निकल रहा है। वो उनका पैसा है, वो तो मेरा पैसा है। जुल्फी बुखारी साहब के ऊपर केसेस थे, तरीन साहब के ऊपर थे, अलीम खान के ऊपर, उन्होंने कभी गुस्सा नहीं किया उनके ऊपर? उनको केसेस जो है वो अपने केसेस भुगत रहे हैं, वो अपने केसेस भुगत रहे हैं। आपने क्लोज कर दिया जुल्फी बुखारी साहब का केस? जुल्फी बुखारी का केस कोई है ही नहीं, तो केस क्यों ना क्लोज करें? अगर उसका केस में इनको आपने 2-2 साल जेल में रखा, कुछ साबित नहीं हुआ? इसलिए कि ये इस निज़ाम में ये जो खराबियां हैं और ये अरबों खरबों खा के, मैंने पहले आपको कहा है, एक वकील सरकारी होता है, वो 2-3 लाख रुपया लेता है और ये उसके सामने 2 करोड़ का वकील खड़ा कर देते हैं निज़ाम को। आप भी कुछ मैंने सुना है कि वकालत कर रही हैं जी, कोशिश करें। तो आपको पता है कि अदालतों में क्या होता है। तो रियासत इनका मुकाबला नहीं कर सकती। रियासत की प्रॉपर्टीज़ लोगों ने कब्ज़ा की हुई हैं। रियासत, ये लोक विरसा में आप बैठे हैं, यहाँ की प्रॉपर्टियाँ लोगों ने कब्ज़ा की हुई हैं और आपके जर्नलिस्टों ने कब्ज़ा, एक बड़े मशहूर जर्नलिस्ट है जिसने यहाँ की एक प्रॉपर्टी कब्ज़ा की हुई है। कभी इधर केस जाता है, कभी उधर केस जाता है, कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है। लेकिन देखिए ना, सवाल तो फिर वहीं पे आ जाता है, आप लोग कुछ भी साबित नहीं कर सके। आपके पास पूरी पावर थी, आपके पास पूरा निज़ाम था, सिस्टम था, 1 पेज भी था, एक बहुत जो एक वाज़े तौर पर नज़र आने वाली सपोर्ट इस्टेब्लिशमेंट, इसके बावजूद आप ये चीज़ें साबित नहीं कर पाए हैं, तो नैरेटिव तो आपका नाकाम हो गया। देखिए, पुलिस मुकाबला करना हमारी कोई ख्वाहिश नहीं थी, क्योंकि कुछ लोगों के साथ तो इस तरह ही होना चाहिए जो कि बच्चों पे जुल्म करते हैं या करते हैं। लेकिन मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूँ कि निज़ाम की ख़राबियाँ, जो कि इन लोगों ने निज़ाम बनाया है, 30-40 साल तो इन्होंने हुकूमत की है पाकिस्तान के ऊपर, हम तो 3.5 साल में थे ना। और बहुत सारे चेंजेस हुए हैं और मज़ीद हो रहे हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर, लेकिन अभी तक रियासत की ताकत, मैं कहता हूँ कि इतनी नहीं है जितनी कि इनकी है। आपने कहा नाराज़ अरकान आपसे राब्ते में, आखिरी 2 सवाल मैं आपसे पूछूंगी, इतनी उनके ऊपर बैशिंग हुई, शो कॉज से पहले उनके घरों पे धावे बोले गए, उन पे गाली गलोच हुई, उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन हुई, ये सियासी रवैया है? देखिए, उनके कुछ अवाम का एक रद्द-ए-अमल आया, उसके ऊपर हमने कोई ऑर्गेनाइज़ नहीं किया, अवाम ने रिएक्ट किया, क्योंकि अवाम इसको पसंद नहीं कर रहे थे। और जो उसमें जिन्होंने पैसे लिए हैं, कुछ हमें अंदाज़ा है किस किसने लिए हैं, उनके लिए तो कोई माफ़ी का खाना नहीं है। और जो बाकी हैं, अगर नाराज़ हैं तो हम कोशिश करेंगे उनको राज़ी। आप कोर्ट से क्या रेमेडी चाह रहे हैं इन लोगों के हवाले से? कोर्ट से हम रेमेडी ये चाह रहे हैं कि फ्लोर क्रॉसिंग इन दीज इश्यूज़ जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में दर्ज हैं, ये बड़ी सीरियस बात है और इसका एक सीरियस तदारुक होना चाहिए और इसको मॉरली रिपग्नेंट कंसिडर करना चाहिए, यानी कि अखलाकियात की पस्ती तस्वर करना चाहिए और उसके ऊपर कोर्ट जो है वो क्लियर स्टैंड ले और इनको जो इस किस्म के चीज़ें करता है उनको ताहयात नाअहल करार दे। और आप ये भी सोच रहे हैं कि स्पीकर साहब वोट नहीं शुमार नहीं करेंगे? एक बंदा वोट नहीं, वो लीगल इशू है, अभी कोर्ट में चल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। आप ये नहीं सोच रहे? नहीं। लेकिन आपको ये कॉन्स्टिट्यूशन में खराबियां नजर क्यों नहीं आई पहले? आप इतने इसलिए 3.5 साल से आपने कोई इस किस्म की गद्दारी पहले नहीं हुई ना। जब आपके साथ हो रहा है तो आप सोच रहे हैं? ठीक है, इंसान को पता लगता है ना, जब गद्दारी की राह पे आ जाने तो वाह पे आ जाने, तो वो जब आपको गद्दारी नज़र आती है तो आप उसके पे करते हैं। खान साहब कहीं नहीं जा रहे? कहीं नहीं जा रहे। बुज़दार साहब कहीं नहीं जा रहे? बुज़दार साहब ने कहीं नहीं जा रहे, इधर हैं, कायम हैं। तरीन साहब लोग से आपको लगता है बात बन जाएगी? देखिए, तरीन साहब हमारी पार्टी नहीं छोड़ी उन्होंने, जब कोई नाराज़ होता है तो बेहतरी की गुंजाइश हमेशा रहती है। और इत्तेहादियों से भी आप कह रहे हैं मामला सेटल हो इंशाअल्लाह जाएंगे? ताला। कोई और बहुत सारे लोग परेशान होंगे इस बात पे। और मैं एक चीज़ अर्ज़ करना चाहता हूँ आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कि यहाँ पे कुछ मीडिया पर्सनैलिटीज़ हैं, वो अपोजिशन से भी 3 हाथ आगे हैं। मैं अभी मीडिया की तरफ ही आ रही थी। वैसे नहीं, मतलब मीडिया भी आपसे नाराज़ है क्या? नहीं, मैं हैरान होता हूँ कुछ लोगों के, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन वो तो इस तरह रिएक्ट करते हैं, इस तरह बिहेव करते हैं जैसे वो अपोजिशन के से भी 4 कदम आगे हैं। तो ये बुग़्ज़ और ये
ये जहर जो है ये मीडिया को सूट नहीं करता। लेकिन कुछ मीडिया के साथ भी तो हुआ आपकी, बिल्कुल हुआ, लेकिन जहर फिर भी सूट नहीं करता। हमारी कौमों ने कुछ नहीं किया। मतलब आपने एस्टैब्लिशमेंट को भी नाराज़ किया, आपने मीडिया को भी, आपसे मुराद है आपकी जमात ने, आपने मीडिया को भी हमने नाराज़ किया। किसने कहा एस्टेब्लिशमेंट को नाराज़ किया? जिस तरह आप की कह रही हैं, अब एक कंक्लूजन पे पहुंच रही हैं। हमें जो खबरें, हम तो ज़राए के आ- ज़रिए आ- बात ये करते हैं। आपकी खबरें हैं, गलत खबरें हैं। गलत खबरें, एस्टैब्लिशमेंट बिल्कुल आपके साथ राज़ी है। बिल्कुल ठीक है। खान साहब के पास जो ट्रंप का पत्ता है उसका एस्टैब्लिशमेंट से कोई वो ताल्लुक नहीं, सरप्राइज नहीं, उसका एस्टेब्लिशमेंट से कोई ताल्लुक नहीं। कोई एस्टैब्लिशमेंट से ताल्लुक नहीं। थैंक यू सो मच शफकत साहब, थैंक यू। बहुत शुक्रिया आपने हमसे बात की जी। अदम एतमाद पर वोटिंग जब होगी तभी पता चलेगा, लेकिन सरप्राइज़ क्या होगा 27 के जलसे में, क्योंकि खान साहब ने कहा है, शफकत साहब ने कहा कि सरप्राइज़ तो वही है जो हमें भी पता ना हो, तो 27 तक इंतज़ार करना पड़ेगा जी। आज के लिए इतना ही। वंस अगेन थैंक यू सो मच, और नाज़रीन प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।